हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक न्यू वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट्स रेलेवेंस। ये सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट 2 है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखी तो आप पहले वहां देख लेना, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एंड वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी पार्ट 1 देखे बिना आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगी, तो आप उसको एक बार देख लेना। एंड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नई वीडियो ला सकूं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। Relevance of separation of power in modern era. Although the doctrine of separation of power does not have rigid applicability, that does not imply that it has no relevance in the current scenario. तो हम बात कर रहे हैं कि separation of power की क्या relevance रह गई है हमारे इस modern era में। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वैसे तो अब सेपरेशन ऑफ पावर की इतनी रिजिड एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी नीड नहीं है। हमें इसकी नीड अभी भी है। The core objective of the doctrine of separation of power is to keep checks and balances among the three organs of the government, which is essential factor to run a government dynamically. The logic behind this doctrine is not the strict classification, rather it is the avoidance of concentration of power to a specific person or body. तो यहाँ पे ये कहा गया है, the core objective of separation of power का वो है to keep checks and balances among the organs of the government. इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट फंक्शन कर पाएगी डायनेमिकली। कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन हो, बल्कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर को हम अवॉइड कर सके। आज की डेट में सेपरेशन ऑफ पावर की यही रेलेवेंस है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है हम उसको अवॉइड कर सकें। फंक्शनल ओवरलैपिंग। अब फंक्शनल ओवरलैपिंग क्या होता है? फंक्शनल ओवरलैपिंग मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन था एग्जीक्यूटिव का, लेकिन वो कर रहा होता है जुडिशरी या फिर लेजिस्लेचर। कोई फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का, लेकिन वो कर रहा होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसमें फंक्शनल ओवरलैपिंग हो जाती है। तो हम जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जुडिशरी की। Under Article 142 and 145, Supreme Court can declare void the law passed by legislative and action taken by executive. अब वैसे तो लेजिस्लेटिव के पास पावर है लॉ बनाने की, लेकिन अंडर आर्टिकल 142 एंड 145 के अंदर जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उन लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दे। वो क्यों वॉइड डिक्लेयर कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, किसी लॉ के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स, द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, इट एक्सरसाइजेज लॉ making in form of ordinance, article 123. The president also have judicial power in article 103 and 217 clause 3. Consulting and pardoning power, appointment of chief justice and other judges. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन वो कभी कभी लॉ मेकिंग भी करता है। कैसे? जब हमारे पास पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और किसी लॉ की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? एक ऑर्डिनेंस लेके आता है, और वो ऑर्डिनेंस क्या है? लॉ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना रहा है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी होती है। वो उसके पास पार्डनिंग पावर है, जैसे कि किसी को फांसी की सजा दी जुडिशरी ने, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसकी फांसी की सजा को माफ कर दे। तो ये एक तरीके से वो जुडिशियल पावर भी है उनके पास। उसके बाद वो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस को अपॉइंट भी करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? लॉ मेकिंग भी कर रहा है और जुडिशियल पावर को भी एक्सरसाइज कर रहा है। अब देख लेते हैं लेजिस्लेचर के साथ। इट इंक्लूड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। It also exercise judicial powers such as impeachment of president under Article 61 and removal of judges. Punitive power 105 clause 3. अब हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ मेकिंग करता है, लेकिन उसके पास कुछ जुडिशियल पावर होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देना। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो 2/3 मेंबर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के, वो मिलके प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 61। एंड रिमूवल ऑफ जजेस, और वो जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। और है प्यूनिटिव पावर अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 3।
प्यूनिटिव पावर का मतलब होता है किसी को पनिश करना अगर वो किसी क्राइम के लिए कन्विक्टेड है। अब आ गया क्रिटिसिज्म। हमने सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग देख लिया, फायदा देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन हर एक चीज का एक दूसरा फैक्टर भी होता है जहाँ पे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्रिटिसिज्म क्या था। Every doctrine has some effects and defects. The separation of power might have proved to be flawless theoretically, but it cannot be applied comprehensively in real life situation. There are certain drawbacks and limitation to it. तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा effective and flawless theory है separation of power की, लेकिन ये सब थ्योरेटिकली ही है क्योंकि हमने देखा कि जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो फंक्शनल ओवरलैपिंग भी हो जाती है एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। It is extraordinarily difficult to distinguish the power of legislature, executive, and judiciary precisely. A smooth and stable government can exist only if there is cooperation among three organs. Any attempt made to separate these organs into watertight compartments may lead to failure and inefficiency of the government. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनके पावर को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पावर को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर हमें एक स्मूथ गवर्नमेंट चाहिए तो इन तीनों ऑर्गन को एक साथ कॉपरेट करना ही पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ है कि अगर तीनों ब्रांचेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम इनको डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और एक फेलियर साबित हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी एक फंक्शन होता है तो उसमें ओवरलैपिंग भी होती है एंड कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इनको एकदम ही अलग कर देंगे तो वो एक फेलियर होगा। If this concept is adopted in its totality, then it will become impossible to certain actions. Consequently, neither the legislature can delegate the lawmaking power to executive, which may have expertise in subject matter, nor the courts can make law related to the function of courts and proceedings. अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि कई बार ये होता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो डेलीगेट करते हैं लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है एंड उसकी ज़्यादा नॉलेज है किसी भी एक चीज़ के बारे में। और अगर हमने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया तो जो लेजिस्लेचर है वो अपने लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि लॉ जो बनेंगे वो बहुत ही इनएफिशिएंट और पुअरली बनेंगे। और उसी तरीके से कोर्ट्स जो है वो अपने लिए लॉ नहीं बना सकेंगे कोर्ट्स की फंक्शनिंग को लेके एंड प्रोसीडिंग्स को लेके। तो जब कोर्ट अपने लिए लॉ नहीं बना सकेंगे तो उनके लिए जो लॉ बनेंगे वो भी काफ़ी पुअर और इनएफिशिएंट होंगे। तो ये बहुत ही एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो कि डिफ़िकल्ट होगी ओवरकम करना। इसीलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको हम इतना स्ट्रिक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। In the present scenario, a state works for the welfare and prosperity of people. It has to resolve the complex issues of society. In such circumstances, the principle of separation of power seems to be impossible. In short, इसमें यही लिखा गया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉडर्न स्टेट के और सेपरेशन ऑफ पावर के वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। एंड ये थियोरेटिकली तो ठीक है बट प्रैक्टिकली इसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं। Montesquieu, by propounding this theory, aimed to protect and safeguard the freedom and liberty of the individual, which is impossible by strict enforcement of separation of power. तो Montesquieu ने जब ये थ्योरी प्रोवाइड की थी उनका एम ये था कि वो सेफ गार्ड कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके लिबर्टी एंड फ्रीडम को। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई कर पाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा क्रिटिसिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख ली सेपरेशन ऑफ पावर की एंड आपको समझ में आ गई। आपको कोई भी इश्यूज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।